नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि सीएम धामी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच चुके हैं और एनडीए को बहुमत मिलने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पार्टी की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे और इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो चुनाव परिणाम के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी की बैठक में शामिल होंगे और एनडीए को बहुमत मिलने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे और इस बैठक में कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो सीएम धामी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्लीन स्वीप करने के बाद लोकसभा की पांचों सीट पर जीत हासिल करने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली पहुंचने पर पार्टी के तमाम नेताओं से, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं और पार्टी की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे। तो शपथ ग्रहण समारोह में भी मुख्यमंत्री शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर कि शपथ ग्रहण समारोह में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। तो जिस तरीके से उत्तराखंड की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर थी और उसको बखूबी निभाते हुए उत्तराखंड में कांग्रेस को क्लीन स्वीप देकर लोकसभा की सीट 5 की 5 सीट पर कब्जा जमाने के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे। तो वहीं नैनीताल उद्यम सीट में लोकसभा सीट से निर्वाचित सांसद अजय भट्ट ने आज दिल्ली में उत्तराखंड सदन में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने अजय भट्ट को लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। तो उत्तराखंड सदन में मुलाकात की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अजय भट्ट से और उनको जीत की बधाई दी, शुभकामनाएं दी। लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत। लोकसभा चुनाव उत्तराखंड में 5 की 5 सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत, क्लीन स्वीप कर दिया। और इसके बाद इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय केंतुरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरीके से अजय भट्ट ने एक बार फिर जीत का स्वाद चखा है और आज मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। इसे ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में बीजेपी ने जो लक्ष्य निर्धारित करा था 500 सीटों पर जीत हासिल करने का, उस लक्ष्य को बड़ी आसानी से यहाँ पर प्राप्त किया। 500 सीटों पर जीत के साथ बीजेपी ने अपनी जो चुनावी जीत की जो हैसियत थी उत्तराखंड में उसको पूरा करने का काम यहाँ पर किया। और अब ये कहा जा सकता है कि बीजेपी का जो अगला लक्ष्य है वो यही है कि उत्तराखंड में आने वाले दिनों में जो निकाय चुनाव होने हैं, जो पंचायतों के चुनाव होने हैं, उसमें किस प्रकार से बड़ी जीत हासिल की जा सकती है उसको लेकर अब यहाँ पर चल रही है। क्योंकि उत्तराखंड में अभी तक का जो सियासी जो समीकरण जो देखने को मिली है सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी के फेवर वाली कही जा सकती है। बीजेपी ने इस चुनाव में अपने 6 मूल मंत्रों को लेकर काम करने का जो शुरू किया था, उसी के चलते बीजेपी को बड़ी सफलता। उत्तराखंड की 5 सीट में अगर 4 सीट को छोड़ दिया जाए और हम सिर्फ अजय भट्ट वाली सीट पर अगर फोकस करें तो हम देखते हैं कि 2019 में कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को अजय भट्ट ने पटकनी दी और उनको हराया और लगभग 3 लाख वोटों से हराया। और इस बार भी उन्होंने जिस तरीके से विपक्षी जो उनके नेता थे प्रकाश जोशी
उनको हरा करके एक तरीके से अपने कद काठी को जिस तरीके से बढ़ाया है, जिस तरीके से ये दिखाया है, और शायद यही वजह है कि सीएम नामी उनको जो ये शुभकामनाएं हैं और उनसे मुलाकात करके उन्हें बधाई दे रहे हैं, इस वजह से भी कि क्या अजय भट्ट इतने बड़े लेवल पे जा चुके हैं कि जिस तरीके से उस सीट पर क्योंकि जो सीट अजय भट्ट की है उस पर उस सीट के अंदर कई जिले आते हैं और ये सीट और भी अहम हो जाती है इस नजरिए से। बिल्कुल इसे इस रूप पर भी समझ सकता है कि अजय भट्ट जी उत्तराखंड में बीजेपी के ऐसे पहले नेता रहे हैं जिनकी सीट पर लगभग भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मान रही थी, क्योंकि अजय भट्ट जी केंद्र में राज्य मंत्री रहे हैं और ऐसे में उनका जो कामकाज का जो तरीका था उसे जनता बखूबी यहाँ पर पसंद करती थी। जनता चाहती थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बार उनके सामने यहाँ पर नए चेहरे के रूप में प्रकाश जोशी को चुनाव मैदान में उतारा गया था। प्रकाश जोशी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के करीबी तो कहे जा सकते हैं, लेकिन मेरठा सीट पर कांग्रेस के लिए कहा जा सकता है कि वो नया चेहरा थे। पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उतना मौजूद रहने वाले नेता नहीं कहे जा सकते थे, ना ही जनता उन्हें उस रूप में विकास को लेकर यहाँ पर जानती थी। यही वजह रही कि इस सीट पर मेहनता लोकसभा सीट पर बीजेपी के जो प्रत्याशी थे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, उन्हें यहाँ पर बड़ी आसानी से जीता। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मतों से जीतने का रिकॉर्ड भी ये कह सकते हैं कि अजय भट्ट के द्वारा यहाँ पर बनाए गए। 3 लाख से ज्यादा मतों से यहाँ पर चुनाव जीते हैं और जिस प्रकार से उनकी जीत यहाँ पर रही है तो ऐसा समझा जा सकता है कि बीजेपी का असर और बड़ा यहाँ पर हुआ और यही वजह रही कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उनसे मिले हैं और उनको जीत की बधाई यहाँ पर दी है। साथ ही ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य के बीच में बेहतर तालमेल बना रहे, जो राज्य के लिए जो जरूरी उपयोगी विकास की जो योजना है वो इन्हीं सांसदों के माध्यम से धरातल पर उतरनी है, राज्य में आनी है। इसलिए जरूरी है कि सभी लोग मिलकर यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस चीज को लेकर यहाँ पर चल रहे हैं और इसीलिए पार्टी के हर उस नेता से मिलने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर करें जो राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ा सकते हैं। जी अब आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आपका रुख करेंगे। तो लोकसभा चुनाव की परीक्षा में धामी सरकार के मंत्री पास तो हो गए, मगर इस बार मंत्रियों के नंबर जरूर कम हो गए। प्रदेश में कई दिग्गज नेताओं की विधानसभा में वोट घट गए, लेकिन सीएम धामी की गृह सीट खटीमा में वोट बढ़ा है। आपको बता दें कि सतपाल महाराज की चौबत्ता खान विधानसभा में 20,688 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। प्रेमचंद अग्रवाल की ऋषिकेश विधानसभा सीट में 67,383 यानी 67,383 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। तो वही सुबोध उनियाल की जो विधानसभा सीट है नरेंद्र नगर, उस सीट में 31,147 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, जबकि धनसिंह रावत की जो सीट है श्रीनगर विधानसभा, उस पर 28,484 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। जबकि धामी कैबिनेट के कृषि मंत्री गणेश जोशी की मसूरी विधानसभा सीट में 45,482 वोट मिले हैं। रेखा आरिफ की सोमेश्वर विधानसभा सीट से 24,664 वोट मिले। सौरभ बहुगुणा की सितारगंज विधानसभा सीट की बात करें तो 56,294 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अगर बात करें तो उनके विधानसभा सीट जो है बद्रीनाथ की बात करें तो वहां पर 31,854 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी अध्यक्ष विधानसभा की कोटद्वार सीट पर, इनकी जो विधानसभा सीट है कोटद्वार, उस पर 46,096 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। धामी सरकार के मंत्री तो पास हो गए, लेकिन उनके नंबर जरूर कम हुए हैं, सिवाय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को छोड़। तो विधानसभाओं में वोट घटे और अच्छी बात यह रही पूरे चुनाव में कि 5 की 5 लोकसभा सीट जो भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का टारगेट था कि 5 की 5 सीट पर जीत हासिल कर कांग्रेस को क्लीन स्वीप करेंगे, वो होता हुआ दिखाई दिया और वो हुआ। तो मंत्रियों के नंबर जरूर कम हुए, लेकिन मंत्री पास हुए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने जीत की हैट्रिक पूरी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा है कि देश में प्रधानमंत्री मोदी और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जोड़ी जनता को बेहद पसंद आई।
और यही वजह है कि इस चुनाव में जनता ने दोनों को जिताने का काम किया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने यह कहा कि जनता को बीजेपी सरकार पर बड़ा भरोसा है। बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी है और मोदी और धामी की जोड़ी ने इतिहास रचा है। प्रदेश प्रवक्ता अनिल पाठक का यह बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में प्रकार से विजय होके आते। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की जो जनता ने उनको अपनाया, अपना आशीर्वाद दिया है, देखते हुए जनता ने जो उनके कार्यों को सराहा है, वो निश्चित तौर पर रिजल्ट के रूप में हमें दिखाई देता है। उत्तराखंड देवभूमि में हम पांचों की पांचों लोकसभा सीटें जिस प्रकार से विजयी होके आए हैं, वो ये दर्शाता है कि हमारी देखते जनता ने, जो पुष्कर सिंह धामी जी ने, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो कार्य किए जनता के हित में, वो पूरी तरीके से जनता ने उसको सराहा है और उसको इनाम के रूप में देते हुए जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। देखिए, तो प्रदेश प्रवक्ता अनिल पाठक ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी को जनता सराह रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटते ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अपने काम में जुट गए। इसी कड़ी में गणेश जोशी ने आज पुरकुल किमारी रोड का औचक निरीक्षण किया। रोड की गुणवत्ता का निरीक्षण करने के साथ ही कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी, खास संदेश दिया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने जनता की शिकायतों का भी निवारण किया, साथ ही अधिकारियों को 1 माह के भीतर उन सभी शिकायतों का हल निकालने के निर्देश दिए। काम चल रहा है और मुझे फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी मिली कि काम की क्वालिटी में कहीं कमी है। मैं आज समूह अधिकारियों को लेकर खुद मौके पर आया हूं। जहां जहां पर कमियों को ठीक करने का ये हमने कहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जो हमारी 250 फुट की बसावटें हैं उनको मुख्य मार्गों से जोड़ा जाए। उसी के तहत 1.4 किलोमीटर की सड़क का निर्माण हो रहा है, जो पुरकुल से किमारी तक, किमारी को इससे जोड़ेगा। और मैंने और इसकी दोनों फेसों की लागत लगभग 12-13 करोड़ के करीब है। और मैंने अधिकारियों को निश्चित कर दिया कि मैं 7 जुलाई को फिर यहाँ पर आऊंगा। 1 महीने के अंदर जहां पुस्ते लगने हैं, जहां जहां कमियां होनी है, कमियां उनको ठीक करें। तो गणेश जोशी अपने काम में जुट गए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एक बार फिर से आचार संहिता हटने के बाद मैदान में उतर चुके हैं और पुरकुल किमारी रोड का निरीक्षण करने पहुंच गए, जहां पर उन्हें रोड की गुणवत्ता का निरीक्षण करने के साथ ही सभी अधिकारियों को कड़ा संदेश देते हुए उन्हें हिदायत भी दी। हिदायत के तौर पर उन्हें कहा गया कि जो भी शिकायतें मिली उनका निवारण किया जाए और 1 माह के भीतर, सिर्फ 1 माह के भीतर उन सभी शिकायतों का हल निकाला जाए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया है। तो आचार संहिता हटते ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का ये जो कड़ा रुख रवैया है वो अब सामने आया। वो मैदान पर उतर चुके हैं, निरीक्षण का दौर शुरू हो चुका है, अधिकारियों को कड़े संदेश मिलने शुरू हो चुके हैं कि अब चुनाव खत्म हो चुका है, आचार संहिता खत्म हो चुकी है, तो आप सब अपने अपने काम पर वापस लौट आए। तो शिकायतों का निवारण और अधिकारियों को कड़ा संदेश। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का यह आक्रामक तेवर और ये फिर से वापस वर्क मूड में आने का यह उदाहरण है। किस तरह से
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एक बार फिर से वर्क मोड पे आ चुके हैं और आचार संहिता हटते ही मंत्री सख्त हो गए। इसके बाद हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंत्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अब चुनाव खत्म होते ही धरातल पर उतर चुके हैं और उन्होंने अब निरीक्षण करने के लिए वो निकल चुके हैं। अधिकारियों को अब संदेश दिया जा रहा है कि आचार संहिता खत्म हो गई, अब आप अपने काम पर वापस लौट आइए, जो शिकायतें हैं उन्हें जल्द से जल्द उनका निवारण किया जाए। बिल्कुल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होते ही सीधे तौर पर जो जनता की शिकायतें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लेकर मिल रही थी उस पर काम करना शुरू कर दिया है। कैबिनेट मंत्री की तरफ से जो गुरुकुल किमाड़ी मोटर मार्ग है उसका निरीक्षण यहाँ पर किया गया। मौके पर कैबिनेट मंत्री की तरफ से जो जनता की जो शिकायतें थी उन शिकायतों को सुनने का काम वहां पर किया गया और असल निरीक्षण पर ही विभागीय अधिकारियों को उन सभी शिकायतों का समाधान निकालने के लिए निर्देशित किया गया। कैबिनेट मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि 1 माह के भीतर जनता की जो इस रोड से संबंधित जो शिकायतें हैं, चाहे वो मनरे को हटाने का हो या सड़क के किनारे पुस्ते लगाने का हो या फिर जो डामरीकरण का काम जिसको लेकर गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे उसको सुधारने की बात हो, उन सभी पर 1 माह के भीतर काम करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर मंत्री की तरफ से 1 माह के बाद पुनः इन सभी चीजों का यहाँ पर निरीक्षण किया जाएगा। जनता से भी पूछा जाएगा कि क्या वो कार्यों से संतुष्ट है। अगर जनता की शिकायतें पुनः मिलती है तो फिर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ अबे, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की तरफ से क्या ये संदेश भी अब दिया जा रहा है कि चुनाव खत्म हो चुका है, आचार संहिता खत्म हो चुकी है और 5 की 5 सीट पर विजय प्राप्त होना ही बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब आपको जमीन पर उतरना है, अब आपको काम भी करना है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 2 महीने तक चुनाव चला है और पहले चरण में चुनाव, इसके बाद सभी नेता अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। लेकिन क्या गणेश जोशी ने ये एक एग्जाम्पल सेट किया है कि अब चुनाव खत्म हो चुका है, सभी अधिकारी सतर्क हो जाए, अलर्ट मोड में आ जाए, क्योंकि अब चुनाव खत्म, अब आपको जमीन पर उतरकर काम करना है। बिल्कुल, गणेश जोशी जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके पास ग्रामीण विकास विभाग भी है। ऐसे में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो महत्वपूर्ण होती है, जिसकी खुद स्वयं मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री कार्यालय से की जाती है, तो ऐसे में योजनाओं में देरी ना हो और योजनाओं का काम गुणवत्ता पूर्वक यहाँ पे किया जा सके, उसके लिए अधिकारियों को सख्त संदेश देने का काम कैबिनेट मंत्री की तरफ से किया गया। कैबिनेट मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि उत्तराखंड छोटे छोटे राज्यों में जहाँ छोटी छोटी बसावटें होती है, छोटे छोटे गांव होते हैं जहाँ पर जनसंख्या कम होती है, उनके लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना एक वरदान के रूप में होती है। अगर उन कार्यों में भी किसी प्रकार से शिकायतें सामने आती है, गुणवत्ता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी चुनाव खत्म होने के बाद अब मैदान पर उतर चुके हैं और अधिकारियों को हिदायत दे रहे हैं कि जल्द से जल्द 1 माह के भीतर जो शिकायतें उन्हें खत्म की जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, 4 निकायों का विस्तार पूरा हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। नरेंद्र नगर, कीर्ति नगर अधिसूचना जारी, रुद्रप्रयाग और हर्बर्टपुर की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 14 जून से घर घर जाकर गणना और सर्वे होगा। तो निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। नरेंद्र नगर, कीर्ति नगर के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। रुद्रप्रयाग और हर्बर्टपुर की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 14 जून से घर घर जाकर गणना करनी होगी, सर्वे करना होगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं। 4 नगर निकायों का सीमा विस्तार पूरा हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने सूचना भी जारी कर दी है। नरेंद्र नगर, कीर्ति नगर, रुद्रप्रयाग और हर्बर्टपुर के लिए सूचना जारी कर दी गई है। 14 जून से गणना और सर्वे शुरू किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट जीतने के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत और लगन से काम किया। 90% से अधिक वाले बूथ अध्यक्षों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही 70% से अधिक वोट वाली विधानसभाओं के विधायकों को भी सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि देवभूमि की सभी मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर, प्रधानमंत्री जी के प्रभाव पर पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए भी बहुत
आगे बढ़ा है। आज उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक। मैं दो बातों को कह रहा हूं। पहले तो बीजेपी आज हर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, और एनडीए को भी जो इतना जनादेश पूरे देश के अंदर मिला है, उसमें मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। इंडिया सरकार बहुत व्यापक रूप से आगे बढ़ेगी। पांचों लोकसभा के पर हैट्रिक बनाने के बाद मैं पूरे प्रदेश की जनता को साधुवाद देना चाहता हूं। अपने कार्यकर्ताओं के प्रति मैंने आभार व्यक्त किया है, और इस विश्वास के साथ कि लगातार नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इससे देवभूमि के अंदर उत्साह का वातावरण है, और प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के अंदर जो अपना उद्बोधन दिया, उसमें राज्य के विकास के लिए फिर इस प्रकार का सहयोग हर बार वो करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी तो उत्तराखंड में 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले अगर देखा जाए तो 2024 के इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन और बेहतर किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने यह कहा कि प्रदेश के जागरूक मतदाता ने प्रदेश की परिस्थितियों को समझने का काम किया, और अंकिता भंडारी मंदिर में सोना चोरी और विकास को लेकर झूठे वादे करने वालों के खिलाफ करने लगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने हर लोकसभा सीट पर 1 लाख से 1.5 लाख के मतों को कवर करने का काम किया, यानी बढ़ोतरी हासिल की। ये कांग्रेस के लिए एक अच्छा संकेत है और एक बेहतर प्रदर्शन। इसने अपना प्रदर्शन सुधारा है। मैं उत्तराखंड के पढ़े लिखे और सेंसिटिव वोटर्स को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अंकिता भंडारी को महत्व दिया, जिन्होंने केदारनाथ की सोने की चोरी को महत्व दिया, जिन्होंने जोशीमठ की बर्बादी को महत्व दिया, जिन्होंने SSC भर्ती घोटाले और पटवारी पेपर लीक के वजह से बीजेपी के खिलाफ मैंडेट दिया है। और ये उदाहरण है, क्योंकि हमने हर सीट में करीब 1 से 1.5 लाख वोटों को कवर किया है। मेरे लिए संतोषजनक है, और मुझे थोड़ा सा तकलीफ उन लोगों से है जिन्होंने अंकिता को ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने बच्चों पर हुए लाठीचार्ज का ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने बेटियों की अस्मिता को लूटने देने वाली बीजेपी की सरकार को समर्थन दिया है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि केदारनाथ में जिनकी सरकार में चोरी हुई है, उनके खिलाफ लोगों के दिमाग में बातें आए और कांग्रेस 2027 में गवर्नमेंट बना सके। अभी मैं कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने जी तोड़ मेहनत इस चुनाव में की, और जिन सीटों को हम 3 लाख से हारे थे, उनको हम 1.5 लाख के आसपास हारे हैं, और जिस सीट को हमने 4.25 लाख से हारा था, उसको भी हम लगभग 3 लाख के आसपास हारे हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो कहीं 75,000, कहीं 1.5 लाख, कहीं 1 लाख वोटों को हमने कवर किया है। और उसके लिए मैं प्रदेश के पढ़े लिखे और जागरूक नागरिकों को धन्यवाद देता हूं। कुछ लोगों को अभी जागरूक और होने की जरूरत है। कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन सुधारा। तो अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां 2 दिन से चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन यानी रेस्क्यू अभियान अब पूरा हो चुका है। एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू अभियान में 22 लोगों में से 13 लोगों को सुरक्षित कर लिया, जबकि 9 लोगों की मौत हो गई। आपको ये बता दें कि सहस्त्रताल ट्रैक के लिए 22 ट्रैकर्स का ग्रुप 29 मई को रवाना हुआ। इस ट्रैकिंग दल को आगामी 7 जून तक वापस लौटना था, लेकिन सहस्त्रताल पहुंचने के दौरान मौसम खराब होने से यह दल रास्ता भटक गया। संबंधित ट्रैकिंग एजेंसी ने खोजबीन करने पर इस दल के 4 सदस्यों की मौत होने की सूचना देते हुए ट्रैक में फंसे सदस्यों के फंसे होने की सूचना जताई, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू अभियान में जुट गई और रेस्क्यू अभियान पूरा हो गया है, जिसमें 13 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि 9 लोगों की मौत को भेजा और बेस कैंप से हमें निकाला। फिर इंसिडेंट एरिया पे भी बहुत बार गए, लेके आए। प्लान बी तक सोचा था सुरेश जी ने। हम उनके लिए इसके लिए तो हमेशा ऋणी रहेंगे। हमारे लिए रहने के लिए भी जगह किया, खाना सब प्रोवाइड किया। इससे बड़ा क्या कर सकते। तो इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।